हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी सिविक्स के चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का 9th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ना शुरू किया था कास्ट एंड पॉलिटिक्स, जिसमें हमने कास्ट इनइक्वालिटीज के बारे में जाना था। आज इस मॉड्यूल में हम इसी टॉपिक को यानी कास्ट एंड पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन के बाद भी कास्ट इनइक्वालिटी आज भी हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमने आपको पिछले मॉड्यूल में भी बताया था कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं, कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, भेदभाव कम होता है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ लिटरेसी रेट, और साथ ही ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ी है। साथ ही हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को बिल्कुल मना करता है कि कास्ट के बेसिस पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से रोक के बावजूद भी कास्ट इनइक्वालिटी जो है वो आज भी हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। फ्रेंड्स, इंडिया में अभी भी कास्ट सिस्टम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी कास्ट के कुछ एस्पेक्ट्स को फॉलो किया जाता है। मतलब जो पुराने ज़माने से कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, उसके कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं, कुछ जो फीचर्स हैं, वो अभी भी आपको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स, आज भी ज़्यादातर लोग अपने ही कास्ट या ट्राइब में शादी करना प्रेफर करते हैं। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन के बाद भी अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की जो प्रैक्टिस थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। यानी कि ऑन पेपर्स इट इज़ देयर कि अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है, साथ ही कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, जो भेदभाव होता है कास्ट के बेसिस पर वो भी मना है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। लेकिन अभी भी उसके काफ़ी नियम हैं, काफ़ी ऐसे उसके फीचर्स हैं जो आज भी लोग फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, सेंचुरी से चलती आ रही कास्ट हायरार्की के फायदे और नुकसान हम आज भी देख सकते हैं। जैसे पुराने कास्ट सिस्टम के अंदर शुरू से ही जिन कास्ट ग्रुप्स को अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा मिली, वो आज मॉडर्न एजुकेशन भी एक्वायर करते हुए दिखते हैं। वहीं वो कास्ट ग्रुप्स जिनके पास पहले एजुकेशन का, शिक्षा का कोई सोर्स नहीं था, या फिर उनको पढ़ना लिखना उनके कास्ट की वजह से अलाउड नहीं था, वो नेचुरली बहुत ज़्यादा लैग्ड बिहाइंड है। यानी कि वो आज भी आपको मोस्टली पिछड़े हुए दिखेंगे। इसीलिए हमारी कंट्री में अर्बन मिडिल क्लासेस के अंदर अपर कास्ट का प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग शुरू से ही एजुकेटेड हैं। यानी कि फ्रेंड्स, ये जो सदियों से कास्ट सिस्टम चला आ रहा है, तो उसके अंदर जो है वो बहुत सारे रूल्स थे। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पहले क्या होता था, जो अपर कास्ट के लोग थे, बच्चे थे, उन्हीं को शिक्षा मिल पाती थी। तो आज भी क्या देखा जाता है कि वो लोग ही ज़्यादा तरक्की कर पाए हैं, क्योंकि सदियों से यही चला आ रहा है कि जनरेशन बाय जनरेशन उन्हीं लोगों को ज़्यादा एजुकेशन एक्वायर करने का मौका मिला। और ठीक उसी तरह, क्योंकि लोअर कास्ट को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, एजुकेशन का मौका नहीं मिला ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, तो क्या देखा जा सकता है? ये देखा जा सकता है कि वही लोग, वही ग्रुप ऑफ पीपल आज भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, आज भी कास्ट को इकोनॉमिक स्टेटस के साथ जोड़ा जाता है कि अगर अपर कास्ट है तो कोई रिच होगा और लो कास्ट है तो पुअर होगा। ये आज भी होता है कि हम कास्ट के साथ इकोनॉमिक स्टेटस को जोड़ते हैं। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का एक बड़ा कारण, एक बड़ा रीजन कास्ट सिस्टम है, क्योंकि कास्ट अलग अलग रिसोर्सेस के एक्सेस को कंट्रोल करती है। यानी सभी कास्ट को, सभी जातियों को सभी रिसोर्सेज नहीं मिल पाते।
जैसे पहले के टाइम में अनटचेबल्स जो थे, उन लोगों को अलाउड ही नहीं था कि उनके पास अपनी जमीन हो, अपनी लैंड हो, जबकि सिर्फ ट्वाइस बॉर्न कास्ट को ही अलाउड था कि वो एजुकेशन ले सकते हैं। ट्वाइस बॉर्न कास्ट हिंदू सोसाइटी की अपर कास्ट को कहते हैं, यानी ब्राह्मण्स, क्षत्रियास और वैश्यास को ट्वाइस बॉर्न कास्ट कहा जाता है। तो पहले के टाइम में जो अनटचेबल ग्रुप था, उनको अलाउड ही नहीं था कि उनके पास अपनी लैंड हो। और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन भी सिर्फ ट्वाइस बॉर्न कास्ट को ही अलाउड था। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वी आर सेइंग दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा रीजन कास्ट सिस्टम है, क्योंकि कास्ट जो है, किसी की जाति जो है, वो अलग अलग रिसोर्सेस के एक्सेस को कंट्रोल करती है। जैसे हमने लैंड और एजुकेशन केस में देखा कि किसी कास्ट को कोई चीज मिल सकती थी पहले और कोई चीज नहीं मिल सकती थी। और यही जो डिफरेंस है इन द एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, यही डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ता गया, जो आज भी देखने को हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, इन सब रीजन से सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती चली गई। फ्रेंड्स, आज भले ही कास्ट के बेसिस पर होने वाली इनइक्वालिटी इलीगल है, तब भी इतने सालों से चले आ रहे ग्रुप्स के बीच में फायदे और नुकसान अब भी देखे जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मोर ओवर न्यू काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज डेवलप हो गई हैं। मतलब पहले तो सिर्फ जाति को लेके इनइक्वालिटी थी कि अगर लो कास्ट का कोई है तो उसको ये चीज नहीं मिलेगी, और अपर कास्ट का है तो उसको ये चीजें मिलेंगी। लेकिन टाइम के साथ चीजें थोड़ी बदली हैं, और जो इनइक्वालिटी का फॉर्म है, जो डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है, वो बदल गया है। फ्रेंड्स, कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस के बीच का रिलेशनशिप काफी चेंज हुआ है। मतलब जो किसी की जाति है, किसी की कास्ट है, और उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस है, उसका जो रिलेशनशिप है, वो काफी ज्यादा बदला है। आज हर कास्ट में ज्यादा अमीर या ज्यादा गरीब लोग हमें आराम से देखने को मिल जाएंगे, फिर चाहे वो अपर क्लास हो या लोअर क्लास। पर आज से 20 या 30 साल पहले की अगर बात करें तो ऐसा नहीं था, क्योंकि पहले क्या था, लोअर कास्ट है कोई तो वो पुअर ही होगा, और कोई अपर कास्ट है तो वो रिच ही होगा। लेकिन अब ये सिनेरियो बदल गया है। आज आपको हर कास्ट में बहुत ज्यादा रिच और बहुत ज्यादा पुअर लोग, दोनों कैटेगरीज आपको मिलेंगे। लेकिन अगर हम पहले की बात करें तो ऐसा नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स, नेशनल सैंपल सर्वे क्या बताता है? नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो ये बताता है कि आज भी, जी हाँ, इन टुडेज डे एंड एज ऑल्सो कास्ट इकोनॉमिक स्टेटस से जुड़ी हुई हैं। मतलब आज भी किसी पर्सन की कास्ट क्या है और उसका मॉनेटरी स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसका जो रिलेशनशिप है वो आज भी लिंक्ड है जैसे पहले था। ये नेशनल सैंपल सर्वे बताता है। और वो कैसे? वो देखिए आप इस टेबल के थ्रू। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ये टेबल, इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। कास्ट एंड कम्युनिटी ग्रुप्स की एक लिस्ट है, जहां पर आपको अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी ग्रुप्स के नाम दिख रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड सो ऑन। और रूरल और अर्बन एरियाज में इसका फिगर दिख रहा है आपको, जो आपको बता रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन, कि रूरल एरियाज में कौन से कास्ट ग्रुप या कौन से कम्युनिटी ग्रुप के लोग जो है, पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के बिलो है, और अर्बन एरिया में भी सेम चीज आपको दिख रही है। सो फ्रेंड्स, इस टेबल में 1999 2000 ईयर तक की पॉपुलेशन की परसेंटेज दिखाई गई है, जो कि पॉवर्टी लाइन के यानी गरीबी रेखा के नीचे हैं, यानी वो कास्ट और कम्युनिटी ग्रुप्स जो हैं बिलो दी पॉवर्टी लाइन आते हैं। इतनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। फ्रेंड्स, बिलो दी पॉवर्टी लाइन यानी वो लोग जो एक महीने में ₹327 या उससे कम
स्पेंड करते हैं एक पर्सन पर रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में ₹454 या उससे कम स्पेंड करते हैं हर मंथ एक पर्सन पे। फ्रेंड्स, इस टेबल में हमें अलग अलग कास्ट और कम्युनिटी ग्रुप्स दिखाए गए हैं इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। जैसे आप देख सकते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की परसेंटेज रूरल एरियाज में 45.8% है और अर्बन एरियाज में 35.6%। फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ अपर कास्ट की भी परसेंटेज गिवन है। अपर कास्ट यानी वो लोग जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग नहीं करते। फ्रेंड्स, जब हम उन ग्रुप्स को देखते हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस की परसेंटेज ज्यादा है रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितनी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है हमारी कंट्री में। क्योंकि देखिए, हम कह रहे हैं कि चीजें बदली हैं, लेकिन ये जो नेशनल सर्वे है वो हमें एक्चुअली आज के आंकड़े बता रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो बता रहा है कि आज भी इंस्टेड ऑफ मेनी पॉजिटिव चेंजेस जो डिफरेंस है इकोनॉमिकली वो बहुत ज्यादा एविडेंट है। तो फ्रेंड्स, ये सर्वे दिखाता है कि कास्ट इकोनॉमिक स्टेटस से कई इंपॉर्टेंट वेज में जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है। आइए देखते हैं कैसे। कास्ट ग्रुप्स में एक एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस यानी कौन सा ग्रुप कितना मंथली कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर करता है, ये स्टेटस आज भी यही शो करता है कि अपर कास्ट के लोग रिच हैं, शेड्यूल कास्ट और आदिवासी काफी पुअर है, और बैकवर्ड क्लासेस का इकोनॉमिक स्टेटस इन दोनों के बीच का है, समवेयर इन द मिडिल। ऑल्दो फ्रेंड्स, हर कास्ट में कुछ पुअर मेंबर्स होते हैं, पर फिर भी ज्यादातर पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों का प्रोपोर्शन लोएस्ट कास्ट में सबसे ज्यादा दिखेगा। अपर कास्ट में कुछ ही लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं और बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिक स्टेटस में फिर से इन दोनों के बीच में कहीं पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, हर कास्ट में कुछ मेंबर्स रिच होते हैं, पर फिर भी अपर कास्ट को रिच लोगों में ओवर रिप्रेजेंट किया जाता है और लोअर कास्ट को अंडर रिप्रेजेंट। यानी कि फ्रेंड्स, बेसिकली क्रक्स ये है कि ऑल्दो पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो सर्वे बताता है वो यही बताता है कि कास्ट जो है, किसी की जाति जो है और उस पर्टिकुलर पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर हम हर कास्ट की बात करें, हर कम्युनिटी की बात करें, तो रिच और पुअर पीपल दोनों दिखते हैं, बट ज़्यादा जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के जो लोग हैं उनमें ज़्यादातर लोअर कास्ट के लोग अधिकतर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, समझ आया आपको कि कैसे आज भी जो कास्ट सिस्टम है और एक पर्सन का इकोनॉमिक स्टेटस है वो कैसे जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, अब ये जो कास्ट सिस्टम है ये पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कास्ट सिस्टम अभी भी पूरी तरह से हमारी कंट्री से नहीं हटा है, नहीं गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन के बाद भी बहुत सी जगहों पर अनटचेबिलिटी आज भी प्रैक्टिस की जाती है। फ्रेंड्स, कास्ट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मेजर सोर्स है। So, let us revise once again. So friends, caste system has still not completely disappeared from our country. Untouchability is still practiced in many places even after constitutional prohibition. And friends, caste is an important source of economic inequality. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।